दोबारा से थोड़ा सा इसके आगे अध्ययन करके चलेंगे। देखिए NaCl, आप NaCl को क्या करते हैं, जैसे इसका विद्युत अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, आप इधर से इधर और इधर से इधर, तो ये किस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, किस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। देखिए Cl नेगेटिव। ऐसे ही हमारा H2O मैंने आपको पहले बता दिया था, ये किसमें वियोजित होता है विद्युत, जब आपको इसमें विद्युत करोगे, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करोगे तो किस में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। तो ये H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव एनोड कैथोड पर चले जाएंगे और ये संयोजन करके क्या बना लेंगे, हमारा जो हम बना रहे थे NaOH। तो देखिए जरा बच्चों ध्यान से सुनिए, अब क्या होता है, अब इनको एनोड और कैथोड पर किस प्रकार से प्रवाहित हुए, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके अलावा हम एनोड और कैथोड की पूरी विवेचना करेंगे, किस प्रकार से क्लोरोचार पूरा प्रोग्राम हमारा एक डायलिसिस मतलब जो हमारा जो अपघटक है उस पर होता है। तो जरा ध्यान से समझिए, एक हमारा पात्र लेते हैं, इस तरीके से पात्र होता है, ध्यान से सुनना है। इसमें दो हमारे, मैंने आपको बताया था, दो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड होते हैं, आप जानते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है, हम इसको ले रहे हैं प्लस, इसको ले रहे हैं एनोड, यहाँ ले रहे हैं माइनस, ये होता है कैथोड। क्या होता है, कैथोड, क्योंकि विद्युत अपघटन में एक पात्र होता है जिसमें एनोड और कैथोड होते हैं। विद्युत अपघटन में क्या करते हैं, विद्युत अपघटन वाले पात्र में किसी वैद्युत अपघट्य को घेर कर वहां पे क्या करते हैं, उसको डायलिसिस करते हैं या उसके अपघट्यों में तोड़कर नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको ध्यान से सुनना है, जो क्या होगी यदि अब आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने क्या किया, NaCl की अभिक्रिया उसके साथ करी है, भाई जल के साथ अभिक्रिया करी है, तो जल के साथ अभिक्रिया करने से क्या होगा, जो Cl है वो कहाँ पर इकट्ठा होगा, Cl नेगेटिव जो हमारी क्लोरीन है वो उस पर इकट्ठा होती रहेगी, और Cl प्लस Cl इकट्ठा होते क्या बनाती रहेगी, यहाँ पे Cl2 गैस निकल जाएगी, Cl2 गैस विस्थापित हो जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे जो हमारा क्या नाम है, जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पे विस्थापित होगी, H पॉजिटिव और नेगेटिव, भाई मैंने आपको बताया था विपरीत आयनों के साथ कैथोड पर इकट्ठित होगी। तो ऐसे ही H और H इकट्ठी होती रहेगी बार बार, वो क्या बनाएगी, H2 यहाँ से निकल जाएगी, इसका जो द्वार रहेगा। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर हमने बीच में को लगा रखी है, बीच पर हम यहाँ पे बैटरी यानी सेल का प्रयोग कर रहे हैं, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर हम एक कुंजी भी लगा सकते हैं चाहो तो आप, लेकिन उसकी यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा यहाँ से जो यहाँ से Na से Cl चला गया, Na पॉजिटिव बच गया, और यहाँ से OH नेगेटिव बचेगा जल से, तो ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे और भी थोड़ी सी विधि आपको थोड़ा सा समझना है, उसके बारे में क्या होता है जरा आपको समझना होगा। देखिए नमक का घोल हम यहाँ से घेरते हैं, जो नमक NaCl हमने कहाँ से घेरा, वो यहाँ से घेरा है, और जो नमक का घोल हमने यहाँ पे जल का जो घोल है वो नमक का जो जलीय विलयन वो यहाँ से घेरा है, तो यहाँ से क्या निकलता है, हमारा NaOH का विलयन यहाँ से प्रवाहित होता है, जो हमको प्राप्त करना है। तो देखिए आप इसको बंद कर दीजिए, पूरा एक टैंक की तरीके से इसका रूलर होता है पूरा। तो बच्चों ये समझ गए होंगे आप, तो पूरी प्रोसेस को समझिए थोड़ा सा। एनोड और कैथोड पर भी इसका विवेचन देख लेते हैं, किस प्रकार से एनोड और कैथोड पर क्रिया होती है। देखिए ये होता है H पॉजिटिव, जो हाइड्रोजन होती है वो क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, और ग्रहण करने के फलस्वरूप क्या है, वो यहाँ पे खाली H यानी एक अकेले एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप अपनी उदासीन अवस्था में आ गई। फिर ऐसी दूसरी हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन रही होगी ऐसे ही, और वो क्या बना देगी, H2 गैस बना देगी। ऐसे ही क्लोरीन का विवेचन देखेंगे यहाँ पे हम, देखिए जरा क्लोरीन, ये तो होगी कैथोड पर, कैथोड पर बताया था मैंने भाई, कैथोड ये रहा हमारा, कैथोड पर हाइड्रोजन ये बताई थी आपको H प्लस H। ऐसे एनोड पर आपको बताई थी क्लोरीन, ये Cl इकट्ठी हो रही है, ये आपको बताया था। तो एट हम लेते हैं किस पर, एनोड पर, पॉजिटिव वाले पर, उस पर धनायन, जिस पर धनावेशित होता है। जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगी, सॉरी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया और वो हो गया। अब क्लोरीन क्या करेगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी, क्लोरीन क्या करेगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये होता है ग्रहण करना, और ये क्या बना देगी, Cl, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके छोड़ देगी क्योंकि इसको कमी थी, और Cl प्लस Cl इक्वल टू Cl2 बन जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन गैस बन गई, और यहाँ पर क्या हो गया, हमारा क्लोरीन गैस यहाँ पे विस्थापित हो जाएगी, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी, और जो बचे हुए हमारे Na और यहाँ पे जो OH है वो मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो क्लोरोचार प्रोग्राम एक अच्छी तरीके से आपके समझ में आया होगा, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी रहती है तो आपको मैंने संपर्क सूत्र बता दिए हैं, उनके साथ आप या तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या जाकर हमारे कॉन्टैक्ट पर इसको
कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट चलता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या चलता है? ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम भी आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर, या इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण, इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो CaOCl, और फिर इसके जस्ट अपोजिट एनालाइन में जुड़ा हुआ है Cl। क्या जुड़ा हुआ है? Cl। तो आप कैसे भी लिख दीजिए, बात एक ही है। देखिए अभी तक आपने पढ़ा है सोडियम क्लोराइड वह जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। देखिए आप अभी पीछे क्लोर क्षार प्रकरण में पढ़ के आए थे कि क्लोरीन का निर्माण हो रहा था उस पर Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव एनोड पर क्लोरीन इकट्ठा हो रही थी। उसी क्लोरीन को जब हम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड चूने के साथ प्रभावित करते हैं तो वही हमें विरंजक चूर्ण के रूप में मिल जाता है। तो आपको ध्यान से सुनना होगा। शुष्क बुझे होने पर चूने की क्रिया करने से, शुष्क बुझे हुए चूना, तो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaO। इस पर किसकी क्रिया करते हैं हम? क्लोरीन की क्रिया करने पर, Cl2 की क्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है हमें? CaOCl2 प्राप्त होता है। सॉरी, ध्यान से सुनना होगा। शुष्क बुझे हुए चूने पर, यानी जब इस चूने को पानी के साथ प्रवाहित कर लेते हैं तो क्या बनता है? सबसे पहले CaOOH का होल ट्वाइस बन जाता है, क्योंकि शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब पानी को बुझा लिया है। बुझाने का मतलब उसमें पानी प्रवाहित कर लिया है। अब इस बुझे हुए पानी पर जो आपने क्लोरीन बनाई थी, जो क्लोर क्षार प्रकरण में आप क्लोरीन बना के आए हैं, उस क्लोरीन को प्रवाहित करेंगे। क्लोरीन प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा CaOCl2। ये होता है विरंजक चूर्ण CaCl2। और क्या निकल जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे देखना, CaOCl2 तो यहाँ से निकल चुका है, H के 2 बचेंगे और एक और बचेगा, वो जल के रूप में जो हमने जल लिया था वो विस्थापित पुनः हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ब्लीचिंग पाउडर किस तरीके से बनता है। इसका वास्तविक सूत्र देखें तो ये जो होता है आपका CaOL, ये होता है CaOCl होता है वास्तविक सूत्र जो होता है, क्योंकि बनने की फॉर्म यही होती है। तो देखिए आप समझ गए होंगे कैसे विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर के प्रमुख गुण में देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बताए थे 4 पद होते हैं। एक तो बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर के भौतिक गुणधर्म। तो जरा बच्चे ध्यान से देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर के प्रमुख गुण, गुण 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। सबसे पहले हम भौतिक की बात करके चलते हैं। विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण होगा, आपने देखा भी होगा, वो हल्के से पीले रंग का, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर सकते हैं ब्राउन, हल्का सा भूरा सा एक चूर्ण होता है। क्या होता है? इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है। क्लोरीन आप जैसे ही छूएंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें मतलब हल्की सी ऐसा फील होगी जैसे खुली खुली सी, हल्की सी वायु ओपन हो जाती है, इसका क्लोरीन का प्रभाव होता है। तो क्लोरीन की महक आती है, आप पहले ही समझ चुके हैं, क्योंकि क्लोरीन इसमें भाग लेती है, आप पहले ही समझ चुके हैं। इसमें ऐसे जल में घोलने पर दूध या निलंबन प्राप्त होता है। जैसे आप जल में घोलेंगे तो निलंबन, नीचे कुछ बचा हुआ सा शेष अवयव प्राप्त होगा, या जिसको आप छेद भी कहते हैं। मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको डिटेल से समझा दिया था। तो देखिए मेन चीज आपके होते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं? जब किसी रसायन से क्रिया करके हम उनके गुणधर्मों का विवेचन करते हैं। तो जरा देखिए सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में, या हिंदी में कहें तो रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले आता है रासायनिक गुणधर्मों में आपका जल के साथ अभिक्रिया। देखिए अभी बताया था जल के साथ अभिक्रिया। मैंने आपको बताया था सबसे पहले किसकी क्रिया किसके साथ कर रहे हैं? हम कर रहे हैं विरंजक चूर्ण CaOCl2 की। तो सबसे पहले CaOCl2 ले लीजिए, और इसकी करनी किसके साथ है? जल के साथ। तो सबसे पहले क्या ले लीजिए? जल ले लीजिए। क्या बनता है? आप अभी जो अपने बनाने की विधि उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए। क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस और Cl2। बनाने की विधि में आपने ये तो लिया था भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना है उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करी थी, तो उन्हीं के साथ तो क्रिया करी थी आपने। अब जस्ट इसका उल्टा हो गया, आपने इसी पर जल प्रवाहित कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो पहले का क्या हुआ? रिवर्स हुआ है ना बनाने की विधि का, तो ये आपको उसी का एक वाइस वर्सा प्राप्त हो गया है। ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है तो ये समझ गए होंगे आप। नंबर 2 क्या है? ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा क्या होती है? ताप। यदि आप इसको गर्म करेंगे, ऊष्मा का सीधा सीधा सेंस क्या है? ताप देना। ऊष्मा एक क्या है? ताप ही तो है। तो देखिए गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड या ऑक्सीजन में विस्थापित हो जाती है। तो सबसे पहले क्या है? यदि CaOCl2 को गर्म कर दें, क्या कर दें हम? तेजी से गर्म कर दें, तो गर्म करने पर क्या कह रहा है वो? कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2, और किसमें? ऑक्सीजन में। क्या निकल जाती है? O2। तो जरा देखें तो हमें कमी पड़ रही है O2 की, तो 2 लगा दीजिए।
जब 2 लगा दोगे तो 2 CaO के हो गए, तो 2 CA के हो गए। सबसे पहले इनको लिख लीजिए और फिर संतुलन करके उसके पॉइंटों को मैंने आपको क्या नाम है लेसन नंबर 1 में बहुत डिटेल में आपको समझाया, तो उसको अप्लाई कीजिए ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े और आप कहीं अटक भी जाएं तो उसको फिर अपनी नॉलेज के अनुसार इसको संतुलन कर सकें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्या आता है थर्ड पॉइंट? CO2 या तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो CaCOL2 को सीधा सा हम किसके साथ लेंगे? CO2 के साथ लेंगे। किसके साथ लेंगे? CO2 के साथ लेंगे। देखिए हम एक अभिक्रिया करेंगे आप इसको आसानी से। तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा? यहाँ पे होगा CaOCO3। आपको याद ही रखने होते हैं। देखिए आपको कोई कितना भी समझा दीजिए, आपको सिर्फ उसकी नॉलेज या बनाने के समूह पता होने चाहिए। बाकी आपको फॉर्मूले यदि याद है तो ही आप रिएक्शन कर सकते हैं। उसका कोई भी अलग सीधा सा नियम या फंडा नहीं होता। क्लोरीन गैस फिर दोबारा से विस्थापित हो जाती है, तो आप इसको भी आसानी से देख सकते हैं। ऐसे तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो CH4 बन जाएगा और क्या हो जाएगी? फिर दोबारा से क्लोरीन गैस निकलेगी। तो इसमें क्या है, तो इसको आप आसानी से अपने जो मैंने बहुत सारी रिएक्शनों के आधार पे आपको बता दिया है, वो आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए एक रिएक्शन और देखिए, थोड़ी सी अच्छी अभिक्रिया है तनु अम्लों के साथ अल्प मात्रा में क्रिया। ये थोड़ा सा पूछ भी लिया जाता है और आपके लिए समझ से भी थोड़ा सा इसको डिफिकल्टी होगी। तो देखिए तनु अम्ल क्या होते हैं? देखिए दो अम्ल, देखिए अम्ल या कोई भी विलयन है उसके दो भाग होते हैं, एक तो तनु और एक तनु एक सांद्र। तो तनु होता है पतला, अर्थात उसकी मात्रा को हम जब कम कर देंगे, और सांद्र होता है गाढ़ा। क्या होता है? सांद्र गाढ़ा। तो ऐसी स्थिति में तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की तनु अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा के साथ क्रिया करने पर हाइपोक्लोरस अम्ल या HOCl का निर्माण होता है। और इसके पश्चात यदि आप विघटन कर देते हैं तो पुनः नवजात ऑक्सीजन बनती है। तो जरा इसको ध्यान से देखिए, पूरी प्रोसेस है ये। तो देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले CaOCl2 ले लिया। इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कर रहे हैं? एक तनु अम्ल। तो तनु अम्ल में आपने क्या ले रखा है? H2SO4। और H2SO4 के साथ आप जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। इसके साथ अगला समूह जो बनता है CaSO4 बन जाता है। इनके साथ भाई नए नए प्रकार के वो बनते हैं। CH4 ने अलग कर लिया और यहाँ पे इस Ca ने जो बचा हुआ Ca है ना, उसके किसके साथ? Cl2 के साथ अभिक्रिया करके बाहर निकाल दिया। भाई इस Ca ने Cl2 के साथ अभिक्रिया कर ली और ऐसे ही हमारा जो Ca के हम 2 लेने पड़ेंगे हमें, तो इस वाले दूसरे Ca ने किसके साथ अभिक्रिया कर ली? SO4 के साथ। तो दोनों अणु बन गए। इसके अलावा जो एक लास्ट हमने जो बताया था क्या बनता है? HOCl, इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। इसके भी 2 अणु बनते हैं यहाँ पे। अब देखो उसने क्या कही है, इसके वैद्युत अपघटन करने के फलस्वरूप क्या बनता है? तो वैद्युत अपघटन कर दीजिए इसका सीधा सीधा HOCl का, क्या बन जाएगा? सीधा सीधा क्या बन जाएगा? HCl बाहर हो जाएगा। देखिए HCl बाहर हो गया। और ये जो अकेली फॉर्म परमाणुक अवस्था में जो रहती है इसको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? नवजात ऑक्सीजन। वेरी सिंपल, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगला फिर एक और सोडा का प्रयोग पढ़ेंगे हम। अगला हमारा लवण शुरू होता है बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा भी कहते हैं। देखिए आपने इसका प्रयोग बहुत आसानी से किया होगा। हमारे रसोई घर में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला हमारा लवण है। नमक को छोड़कर दूसरे नंबर पर हमें सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं? बेकिंग सोडा का करते हैं। तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र जो होता है बेकिंग सोडा, सबसे पहले लिख लीजिए बेकिंग सोडा, या इसको कहते हैं खाने का सोडा, या रासायनिक नाम इसको सिर्फ उससे पता कीजिए NaHCO3। सोडियम, मैंने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दीजिए या सोडियम बाइकार्बोनेट कह दीजिए, बात एक ही होती है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3 और रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिख लीजिए, कहीं आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो समझ चुके होंगे बच्चों आप आसानी से। देखिए जरा क्या होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में करते हैं दूध फाड़ने के लिए, भोजन को शीघ्रता से फटने क्या नाम है उसको पकाने के लिए, या खस्ता पकौड़ी आप इसको बनाते हैं तो इसका हल्का सा प्रयोग करते हैं ताकि इसमें खस्तापन आ जाता है। तो देखो इसको क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया के साथ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल व अमोनिया की अभिक्रिया करके इसको प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ी सी लॉन्ग रिएक्शन है लेकिन है बहुत सिंपल। NaCl लेते हैं, H2O लेते हैं, CO2 लेते हैं और NH3 लेते हैं। ये होता है सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। जब इनके साथ अभिक्रिया करते हैं तो 2 उत्पाद बनते हैं। एक तो बनता है NH4Cl, इसको मैंने आपको बता दिया था, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर कहते हैं। और जो हमारा मेन अवयव जो हमको बनाना है बेकिंग सोडा, वो इसके साथ साथ बनता है। ये अधिक मात्रा में बनता है तो हम इसको आश्रित करके या अन्य विधियों के द्वारा
क्या कर लेते हैं, इसको चेक करके आसानी से बना लेते हैं। देखिए इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको गर्म करके देखते हैं। ऊष्मा की मात्रा में गर्म करेंगे, यदि इसके अन्य भाग दोबारा से पुनः उत्सर्जित हो जाए तो ये हमारा शुद्ध सोडा होगा, वरना तो नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, NH को CO3 को गर्म कर देंगे, NaCO3 को गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और शेष अवयव जो हमने लिए थे जैसे कि H2O लिया था और CO2 लिया था, उनकी उपस्थिति पुनः से प्राप्त हो जाएगी। तो ये सिद्ध कर देंगे कि यह एक शुद्ध सोडा है। तो आप समझ गए होंगे आसानी से, क्योंकि बहुत आसान रिएक्शन है। मैंने आपको बताया था इनके पद याद कर लीजिए और कोई भी आपको परेशानी होने वाली नहीं है। तो देखिए बेकिंग सोडा के गुण में आते हैं, तो सबसे पहले भौतिक गुणधर्म में आते हैं। तो भौतिक मैंने आपको बताया था सिर्फ याद करने के पॉइंट होते हैं, ऐसा कोई विधि नहीं है कि मैं आपको उसको कंठस्थ करा दूं, सिर्फ और सिर्फ याद करने का ही एक लास्ट पॉइंट बचता है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, जैसे कि नमक होता है, यह भी ऐसा ही होता है। यह जल में अल्प मात्रा में विलय है, अर्थात जल में ज्यादातर तरीके से नहीं घुलता, जबकि नमक क्या है, बहुत आसानी से घुल जाता है। इसके अलावा क्या है, कच्चे दूध में मिलाने पर दूध फट जाता है। देखिए सबसे ज्यादा उपयोग हम दूध फाड़ने के लिए इसी का करते हैं, आप जानते हैं। अब आते हैं रासायनिक गुणधर्म। क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म। देखिए रासायनिक गुणधर्मों में इसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो रासायनिक गुणधर्म कभी कभी आ जाते हैं, तो उन जो मेन गुण है उनका अध्ययन हम करके चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव आप पहले से ही जो आपने गर्म किया था सेम वही है, देख लीजिए एक बार। NaHCO3, इसको आप कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैंने आपको बताया था यदि ताप लिखना है जब ऊष्मा लिखी जाती है तो बराबर के ऊपर लिखी जाती है, हमेशा नीचे लिख दीजिए। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, और इसके साथ CO2 बनेगी और H2O बनेगी। इसके कितने अणु लेने पड़ेंगे, हमें 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो यदि गर्म करने पर ये क्या होता है, NaHCO3 गर्म करने पर Na2CO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड में जल में विभाजित हो जाता है। तो ये इसका ऊष्मा का प्रभाव हो गया। अगला पॉइंट आता है अम्लों से अभिक्रिया। यदि आप NaCO3 की अभिक्रिया, यदि NaCO3 की अभिक्रिया आप किसके साथ कर दें, अम्ल के साथ कर दें, तो कोई सा भी अम्ल ले लें, जैसे कि हमने यहाँ पे लेके चले HCl। सबसे ज्यादा आप अपनी केमिस्ट्री में HCl ही ज्यादा पढ़ेंगे। तो HCl जैसे आपने लिया हुआ है तो क्या बनता है, ये Na अभिक्रिया करेगा किसके साथ, Na के साथ, सोडियम क्लोराइड बना देगा। ऐसे यहाँ पे क्या होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक और टूटेगा, इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, एक और H मिलकर जल बना दिया। देखिए आप इन जब इन अभिक्रियाओं को पढ़ने लगेंगे तो आपको इसमें महारत हासिल हो जाएगी। तो ये बनती है CO2 और H2। देखिए हमारे पास चल रहा था बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का हम अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ चुके थे। अब बेकिंग सोडा के उपयोग हैं, इन्हें आप आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ के, मैंने आपको बताया था कि उपयोग ये ऐसे लवण चल रहे हैं जिनको आसानी से हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और उनका पता आसानी से लगा सकते हैं। तो बेकिंग सोडा जो होता है उसका प्रयोग टार्टरिक अम्ल या अन्य मिश्रण को की सहायता से उबालकर उनको क्या करता है, अन्य अम्लों को बनाने में किया जाता है। अर्थात ये अन्य प्रकार के टार्टरिक अम्ल या अन्य प्रकार के अम्लों के साथ क्रिया करके अन्य प्रकार के नए अम्लों का निर्माण करता है। जबकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंटी एसिड भी है, अर्थात क्षारीय अम्ल होने पर क्या करते हैं, इसका खाने का सोडा का प्रयोग क्या करते हैं, जब हमारे पेट में कभी कभी अम्लता या एसिडिटी बनती है तो इसको खाकर हम अपनी क्षारीयता या अम्लता को दूर कर लेते हैं। इसका प्रयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के द्वारा इसकी उत्सर्जित मात्रा को पूर्ति कर ली जाती है। देखिए एक नए प्रकार का लवण जो हमारा लास्ट टॉपिक या एक छोटा टॉपिक और इसके अलावा रह गया है उसका पढ़ेंगे। देखिए एक होता है धावन सोडा, या इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो देखिए Na2 ये होता है हमारा धावन सोडा, अर्थात कपड़े धोने का सोडा। ये नहीं कहेंगे कपड़े धोने का सोडा, इसको कहते हैं धावन सोडा। ये इसका प्रयोग जो धावन सोडा के लिए किया जाता है। तो देखिए धावन सोडा का जो नाम होता है वो होता है सोडियम, जैसे कि फॉर्मूला लिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली फिर समझेंगे, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम और कार्बोनेट दोनों भाग ले रहे हैं। इसके अलावा इसका होता है डेकाहाइड्रेट। क्या होता है, डेका होता है 10 के लिए और हाइड्रेट होता है जल। हाइड्रेट क्या होता है, जल। तो फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है, इंटू 10H2O। तो जरा बच्चा ध्यान से समझे क्या करता है, जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है।
तो क्या कर दिया जाता है, यदि इसे पुनः सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर दिया जाए, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि पुनः गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। ये आप रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके गुणधर्म में भी मैंने आपको पढ़ाया था। और इसके साथ साथ इसके जब हमने इसका चेक किया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, यानी जो हमारा खाने का सोडा था उसको चेक किया था, उसमें भी आपने पढ़ लिया था। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, सबसे पहले दोबारा से NaCO3 को बनाएंगे, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाएंगे। और क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सहायता से, तो देखिए दोबारा सुनिए जरा, NaCl की सहायता से हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले इसमें H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इनकी सहायता से हमारा किस प्रकार के लवण का निर्माण होता है, ये होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और क्या बन जाता है इसके अलावा NH4Cl। इसको अलग कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। इसको पुनः गर्म करने पर अर्थात NaCO3 क्या होता है हमारा, खाने का सोडा। NaCO3 क्या होता है हमारा, खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर। तो इसको गर्म करने पर, अभी मैंने आपको ये रिएक्शन पहले भी समझा दिया, लेकिन दोबारा समझना भी जरूरी है, क्योंकि बेकिंग सोडा की बनाने की विधि हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखती है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए क्या करेंगे, NaCO3, तो NaCO3 को गर्म जैसे ही आप करेंगे तो गर्म करने पर फलस्वरूप क्या होगा, दो अणु ले लेंगे इसके आप, Na2CO3 जो कि हमें चाहिए, सोडियम कार्बोनेट, और क्या निकल जाते हैं इसके अलावा H2O प्लस CO2, हाइड्रोजन और जल पुनः विस्थापित हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसमें जल की मात्रा, इसमें जल की 10 अणु लेते हैं, Na2CO3 के साथ जल के 10 अणु की क्रिया करते हैं, अर्थात जल के 10 अणु में संयोजन करके तब मूल रूप से क्रिस्टलीय रूप में सोडियम कार्बोनेट का जल योजित क्रिस्टल हमें प्राप्त होता है। तो ये बन जाता है Na2CO3 into 10H2O, इंटू का मतलब है कि गुणा वहां पे 10 अणु उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि हमारा धावन सोडा। इसके प्रमुख गुणधर्म आप जानते ही हैं, क्योंकि जैसे कि नाम से प्रतीक हो रहा है धावन सोडा, तो इसको कोई खास रूप से आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपयोग आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए आपको याद करने की चीजें, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-4 पॉइंट जरूर समझाऊंगा। धावन सोडा एक रंगहीन सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। जितने भी प्रकार के आपके सोडा हैं, नमक हैं, ये सब क्रिस्टलीय पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसमें जल के 10 अणु पाए जाते हैं, जो कि आपको सूत्र प्रदर्शित कर रहा है भाई Na2CO3 into 10H2O। तो इसमें जल के जो 10 सूत्र वो पहले आपको गुणधर्म बता रहा है। यह जल में विलय होकर पर्याप्त ऊष्मा देता है। तो जैसे आप इसको जल में घोलेंगे तो इसमें थोड़ा सा क्या झाग से निकलते हैं, या कभी आपने इनो पिया होगा, जैसे अम्लीय प्रकृति होती है, तो उसका जो मुख्य संघटक है ना, वो सोडियम कार्बोनेट, वो खाने का सोडा ही होता है। तो अन्य प्रकार के देखिए रासायनिक गुण में देखें तो रासायनिक गुणधर्म में इसको यदि गर्म कर दिया जाए, यदि इसको गर्म कर दिया जाए तो गर्म करने पर, गर्म का मतलब ऊष्मा, जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो Na2CO3 यानी जल और सोडियम कार्बोनेट अलग अलग हो जाते हैं। तो ये प्रभाव हो गया। दूसरा देखिए, यदि इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करें, यदि आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, देखिए यहीं से ले लेते हैं, ये एक अलग रिएक्शन के साथ इसको समझेंगे। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, जैसे हम इसको पुनः इसमें प्रवाहित करेंगे तो दोबारा से किसका निर्माण होता है, दोबारा से हमारा किसका निर्माण होता है, NaHCO3। अर्थात ये रिएक्शन एक दूसरे की रिवाइजर है, मतलब एक दूसरे की प्रतिक्रिया है। अर्थात उससे इसका निर्माण करें, फिर दोबारा से उनको साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला दोगे तो फिर दोबारा से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ये अणु रहेंगे आपके 2। तो आप और रिएक्शन भी अपना पढ़ सकते हैं, जैसे कि एक रिएक्शन और मेन इसके साथ आती है जो आपको ध्यान रखनी है। अम्लों के साथ अभिक्रिया भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई नई प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसके साथ एक थोड़ी सी अच्छी रिएक्शन है, इसमें मैं आपको इसको समझा देता हूँ। बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया, तो देखिए मैं इसकी पूरी प्रोसेस आपको लिख कर नहीं बताता, सीधा रिएक्शन के थ्रू ही आपको पूरी प्रोसेस बता देते हैं। जबकि आपको पहले पार्ट में बताया था कि जो क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा, अर्थात रासायनिक समीकरण क्या है, जो हम पूरी प्रोसेस कर रहे हैं उसको प्रतीकों की सहायता से लिखना ही तो रासायनिक समीकरण है। तो जब हमने रासायनिक समीकरण लिख दिया तो हमें कोई बताने की जरूरत नहीं रह जाती। तो देखिए Na2CO3 की अभिक्रिया यदि हम किसके साथ करते हैं, CaOH होल ट्वाइस के साथ करते हैं, तो क्या बन के आता है हमारा 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के आता है प्लस CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट अलग तौर पर विस्थापित हो जाता है। या इस तरीके से नीचे किसका मतलब है, अपक्षेप का मतलब है, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके उपयोग क्या होते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग देख लीजिए।
इसके उपयोग कांच या साबुन कागज उद्योग में किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो कांच उद्योग में ज़्यादा करते हैं हम। इसका उपयोग सुहागा या बोरेक्स बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग घर की साफ सफाई के लिए किया जाता है। और स्थायी कठोरता, जो जल में कठोर जल होता है उसको मृदु बनाने के लिए भी इसका प्रयोग आसानी से किया जाता है। लेकिन लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है जिसको आप जानते हैं लेकिन आपने ज़्यादातर नहीं पढ़ा होगा, या आप उसको जानते हैं लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। एक लास्ट पॉइंट रह जाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट। तो देखिए जरा, इसको कहते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका प्रयोग आप प्लास्टर में करते हैं। जब हड्डियां टूटती हैं तो पीओपी तो लगाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। यदि दो अणु आप इसके ले लेंगे तो ये एक हो जाएगा पूरा, भाई ये एक अनुपात आधे में है, अर्थात एक अनुपात आधा है। यदि आप इसके दो ले लेंगे 2CH4 कर देंगे, तो ये जब इसमें भी दो लेंगे तो 2 से 2 खत्म, तो एक अकेला, तो हाफ पूरा अणु किसका हो जाएगा, जल का। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। या रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी होता है आधे के लिए, हाफ अणु है ना, तो हेमीहाइड्रेट। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था अभी डेकाहाइड्रेट पढ़ा था, तो आप समझ गए होंगे आसानी से पीओपी का फॉर्मूला होता है। इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, देखो बहुत ही आसान विधि है, बहुत नॉर्मल सी बात है। आपको देखो पीओपी को बहुत दो ही पदों में ध्यान रखना है बस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो क्या होता है, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर अणुओं को त्याग करके यह क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जो कि एक सफेद चून होता है, चूने की तरह आपने देखा होगा। जैसे किसका प्लास्टर होता है तो उसके ऊपर आपने एक परत देखी होगी, वो पीओपी होता है, आपने आसानी से देखा होगा। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। दोनों अणु किसके, जल के हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको जैसे ही गर्म करेंगे 373 केल्विन ताप पर, जैसे ही आप इसको ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा देने के फलस्वरूप क्या बनता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन गया हमारा पीओपी। और जो भाई दो अणु है, दो में से जब दो अणु में से आधे चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3/2 जो अणु होते हैं वो जल के विस्थापित हो जाते हैं। देखिए एक नई प्रोसेस हो रहा है, यदि पीओपी की आप इसके साथ दोबारा कर दें तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, जिप्सम प्राप्त हो जाएगी। दोनों वाइस वर्सा हो गए, अर्थात दोनों एक दूसरे की प्रतिक्रिया हो गए। आप इसमें से जल निकाल दें गर्म करके तो क्या बन जाएगी, पीओपी बन जाएगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसके साथ दोबारा जल की क्रिया कर देंगे तो भाई निकला हुआ है हमारे पास, ये इसी के साथ पद है ना 3/2 H2O। आपकी जैसे कि आपको नहीं दिख रहा हो तो बुक में देख सकते हैं आप। तो पीओपी 3, अब इनको दोबारा से जोड़ देंगे तो जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, जिप्सम। और जिप्सम में से जब जल निकाल दिया तो पीओपी, और पीओपी से दोबारा से 3/2 जल उसको जोड़ देंगे अणु, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक इकाई अणु सूत्र जल का आधा अणु विदलन होता है, अर्थात सीधा सा भाग है, जितने अणु कैल्शियम सल्फेट के होते हैं जस्ट आधा अणु उसमें क्या जुड़ा होता है हमारा, जल का। और जिप्सम में क्या है, CaSO4 के साथ 2 अणु जल के, तो सिर्फ जल का अंतर है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में, इसको कहते हैं पीओपी। इसका उपयोग क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे अधिक उपयोग जो किया जाता है वो हड्डी को जोड़ने पर, सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, क्योंकि ये पानी के साथ अभिक्रिया करके एकदम तेजी से वहां पर स्थिर बंध का निर्माण करता है। इसके अलावा सजावट के सामान में सतह को चिकना करने, जबकि खिलौने बनाने व अन्य प्रकार के रासायनिक पदार्थों के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि पूरा पार्ट मैंने इसको एक विशेष तौर पर आपको समझाने की कोशिश की है। ज़्यादातर मेरी देखिए मैंने इसका एक नया तरीका ईजाद किया, उसमें क्या किया, मैंने आपको सिर्फ रिएक्शन लिखी और उसी के साथ मैंने उनको पूरी बात को समझाने की कोशिश की। लेकिन लिखने के लिए आपके पास बुक उपलब्ध है, ऐसा कोई विशेष आपको माध्यम नहीं चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ तो आपके पास विशेष रूप से उपलब्ध हर जगह रहता ही है। तो इसलिए विशेष तौर पे आपको समझाने की प्रोसेस है, क्योंकि मेन काम समझाना होता है, तो वो मैंने आपको एक अच्छी तरीके से करने की कोशिश करी है। यदि फिर भी कोई गलती रह जाती है तो कृपया मुझे कमेंट में या मुझे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट थ्रू कर सकते हैं। बाकी इसके साथ ही मैं अपनी क्लास को विराम करता हूँ, फिर एक बार दोबारा मिलेंगे एक नई क्लास के साथ।